हेलो एवरीवन। तो एसएससी जेई मेंस का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर है दिसंबर 4 तारीख को ये पेपर हुआ है और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन एस्टिमेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रपोज्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड आइडेंटिफाई द एस्टिमेट दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। पहला है एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया, यूनिट रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ हॉस्पिटल। तो ये हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क इन द बिल्डिंग एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट रेट। तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर बेड एंड नंबर ऑफ बेड इन द हॉस्पिटल। तो ये भी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल एंड लेंथ ऑफ वॉल ऑफ हॉस्पिटल। ये भी प्रिलिमिनरी के अंदर आता है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट एस्टिमेट। जो तीसरा हमारा ऑप्शन है इसे बोलते हैं फंक्शनल यूनिट एस्टिमेट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट labeled as assertion A and region R with respect to permeability of soil। तो assertion हमारा है permeability of soil continues to decrease with the increase in dry density of compacted soil। तो ये बिल्कुल सही बात कही इसने। परमिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होने पे। ड्राई डेंसिटी होती है हमारा कॉम्पेक्शन का मीजर होता है। ड्राई डेंसिटी को के टर्म में हम मीजर करते हैं कॉम्पेक्शन को, ठीक है, यानी कि गामा डी। तो गामा डी हमारा यानी कि ये बढ़ेगा, ये तो कॉम्पेक्शन बढ़ेगा। कॉम्पेक्शन बढ़ेगा तो हमारी सॉइल जो है कॉम्पैक्ट होगी, तो परमेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, वॉइड वॉल्यूम कम हो जाएगा वॉइड का। रीजन कह रहा है सॉइल एंड वाटर आर कंप्रेसिबल इन नेचर। नहीं, सॉइल एंड वाटर हमारे कंप्रेसिबल नहीं है। हम एजम्पशन लेते हैं कि सॉइल एंड वाटर जो है हमारे इनकम्प्रेसिबल हैं। तो ए ट्रू है इसका और आर जो है इसका फॉल्स है। नेक्स्ट है, द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग 1.5 मीटर वाइड located at a depth of 1.2 meter in clay is 420 kilonewton per meter square if the unit weight of the soil is 20 kilonewton per meter cube। estimate the net bearing capacity। तो नेट बियरिंग कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट बियरिंग कैपेसिटी होती है हमारी क्यू एन, लिखते हैं इसको। क्यू एन का फॉर्मूला होता है क्यू जी, यानी कि गॉस बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी। क्यू एन फाइंड करना है। क्यू जी की वैल्यू हमें दी है 420 और यूनिट वेट दिया हमें 20। 20 और गैप्स दिए हमें 1.2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 420 माइनस 24। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 396। 396 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन कह रहा है कॉपर सल्फेट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड एक्सेप्ट फॉर द एल्गी। तो ये सही है।
The concentration of copper sulfate required to destroy the vegetation will assuredly kill any fish present in water. तो ये भी सही है. Both assertion and reason are true, and R is correct explanation of A. The value of speed ratio of a Pelton wheel turbine varies from 0.43 to 0.48. In plane table surveying, layman rule are associated with method of resection after orientation by compass, solution of all type of resection problem, method of resection by 2 point problem. 2 point problem नहीं, ये होता है 3 point problem. 3 point problem के 4 मेथड होते हैं हमारे. एक होता है मैकेनिकल मेथड, एक होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है हमारा लेमैन मेथड, तीसरा होता है एनालिटिकल मेथड, और चौथा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड. If the amount of annuity begins at some future date after a number of year, it is known as, तो इसे कहते हैं deferred annuity. Annuity due होता है हमारा if the annual amount of annuity is paid at the beginning of each period of year and payment continue for definite number of year, it is known as annuity due. It is found that the weight of liquid is 15 Newton, which measures 6 liter. Calculate the specific weight. Specific weight find करना है, यानी कि गामा, that is weight upon volume. तो weight हमें given है 15 न्यूटन. 15 न्यूटन, वॉल्यूम 6 लीटर, यानी कि 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब. तो ये निकल के आएगा 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो ऑप्शन ए सही है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बियरिंग वर टेकन इन ए क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स. तो 4 बियरिंग गिवन है और बैक बियरिंग गिवन है. लाइन ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए. कैलकुलेट द करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ लाइन डी ई बाई एज्यूमिंग दैट द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ लाइन सी डी इज करेक्ट. तो सी डी की बियरिंग करेक्ट है. चेक भी कर लेते हैं. जब इन दोनों का डिफरेंस अगर 180 आता है तो ये करेक्ट है. तो इन दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है, तो ये करेक्ट है. और हमें गिवन भी है कि इसकी जो बियरिंग है करेक्ट है. और डीई की बियरिंग हमें निकालनी है. तो ए बी बी सी सी डी डी ई ए एक ट्रेवर्स देखते हैं. पहले ए बी की 4 बियरिंग 80 डिग्री 10 मिनट. 80 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से होगी हमारी. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इस तरीके से. फिर नेक्स्ट बीसी की बियरिंग 120 यानी कि 120 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो इस तरह से हमारी लाइन आएगी कुछ. सी डी की बियरिंग 170, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से आएगी. ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट. नेक्स्ट है डीई.
डी ई की बियरिंग है 230 डिग्री यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये नेक्स्ट है ई ए, जिसकी बियरिंग है 310 डिग्री यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुछ इस तरीके से आएगी हमारी लाइन। ये ई पॉइंट। तो इसमें निकालेंगे हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे। पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल बनेगा या फिर इंटरनल इंक्लूडेड एंगल बनेगा। ट्रेवर्स रन कर रहा है हमारा ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, डी से ई, ई से ए, यानी कि क्लॉकवाइज रन कर रहा है, यानी कि हमारा इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल बनेगा। तो एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल जो होता है उसके लिए ऑल जो इंक्लूडेड एंगल है उनका समेशन जो है वो 2n-4, सॉरी 2n+4 इंटू 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा हमारा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 लाइन है, यानी कि तो n की जगह 5 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आ रहा है 1260 डिग्री। 1260 डिग्री निकल के आ रहा है। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है इनकी वो देखना पड़ेगा हमें। एक्चुअल वैल्यू ये है हमारी, एक्चुअल वैल्यू 1260 डिग्री है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू। और मीजर्ड वैल्यू क्या है वो अभी हम यहाँ से फाइंड करेंगे बैक बियरिंग और फोर बियरिंग से। तो एंगल ए फाइंड करेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। एंगल ए फाइंड करेंगे, इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो ये निकल के आएगा 309 डिग्री 55 मिनट। ऐसे ही एंगल बी निकालेंगे, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो एंगल बी निकल के आएगा 221 डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट, ये डिग्री है, ये मिनट। एंगल सी निकल के आएगा 229 डिग्री। एंगल डी निकल के आएगा 239 डिग्री 20 मिनट। ऐसे ही एंगल ई निकल के आएगा 260 डिग्री 50 मिनट। तो जब इन सभी एंगल को हम ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी और प्लस ई, तो ये निकल के आएगा समेशन इन सभी का, ये निकल के आ रहा है 1260 डिग्री 25 मिनट। ये हमारी मीजर्ड वैल्यू है। मीजर्ड वैल्यू 25 मिनट ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू कम है,
एक्चुअल वैल्यू कम है मीजर्ड वैल्यू से, तो करेक्शन होगा, करेक्शन C इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, तो ये निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा 1260 माइनस 1260 डिग्री 25 मिनट, तो ये माइनस का 25 मिनट निकल के आएगा। यानी कि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब हमें निगेटिव करेक्शन अप्लाई करना है। 25 मिनट को इन सभी एंगल में डिवाइड करना है, तो कितनी हमारी साइड थी, 5 हमारी साइड थी, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 5 मिनट का करेक्शन ईच एंगल पे करेंगे, ठीक है। तो एंगल हमें फाइंड करना है सी डी की बियरिंग, डी ई की बियरिंग फाइंड करनी है, डी ई की 4 बियरिंग, एंगल डी इक्वल टू 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि 4 बियरिंग ऑफ एंगल डी पर नेक्स्ट लाइन थी हमारी, एंगल डी पर नेक्स्ट लाइन हमारी डी ई थी, एंगल डी पर नेक्स्ट लाइन हमारी डी ई माइनस बैक बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि एंगल डी पर प्रीवियस लाइन थी सी डी, सी डी प्रीवियस लाइन और डी ई नेक्स्ट लाइन, बैक बियरिंग ऑफ सी डी, तो इसमें पुट करेंगे सी डी की बियरिंग हमें करेक्ट मांगनी है, तो सी डी की जो बियरिंग क्वेश्चन में गिवन है वही पुट करेंगे, सी डी की बैक बियरिंग यानी कि 350 डिग्री 50 मिनट, 350 डिग्री 50 मिनट माइनस 4 बियरिंग ऑफ डी हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे ही लिखते हैं 4 बियरिंग ऑफ डी, शॉर्ट में डी लिख देता हूँ, एंगल डी 239 डिग्री 20 मिनट, इसमें से 5 माइनस करेंगे, माइनस का साइन है, तो यानी कि एक्चुअल एंगल हमारा इससे 5 मिनट कम होगा, यानी कि 239 डिग्री 15 मिनट, 239 डिग्री 15 मिनट, तो 4 बियरिंग ऑफ डी यहाँ से निकल के आएगा, फोर बियरिंग निकल के आएगा 590 डिग्री 590 डिग्री 5 मिनट, ये वैल्यू 360 से ज़्यादा आ रही है, 360 से ज़्यादा आ रही है, तो इसमें से 360 माइनस करेंगे, 360 डिग्री, तो ये निकल के आएगा 230 डिग्री 230 डिग्री 5 मिनट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 230 डिग्री 5 मिनट, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लेंथ ऑफ ए टंग रेल इन केस ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज, तो 3.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है an offset is laid out 5 degree from its true direction on the field if the scale of plotting is 20 meter to 1 centimeter, find the maximum length of offset
so that the displacement of the point on the paper may not exceed 0.5 mm. तो फॉर्मूले में पुट करेंगे L sin थीटा बटे S शुड बी लेस एंड इक्वल टू जो हमारा दिया है 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm ठीक है 0.5 mm को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये होगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर क्योंकि हमें जो चेंजिंग दिया है हमें स्केल सेंटीमीटर से मीटर में चेंज ये स्केल दिया है तो यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे L साइन 5 डिग्री S की वैल्यू 20 ये होना चाहिए 0.05 से लेस देन या इक्वल टू 0.05 तो L की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 11.47 मीटर 11.47 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन टिम्बर विच इज नॉट कॉज्ड बाय सीजनिंग सीजनिंग से नहीं होने वाला रिंग गॉल रिंड गॉल होता है जब ट्री की ब्रांच कट कर दी जाती है तो कुछ टाइम बाद उसमें गांठ बन के आ जाती है इस तरीके से तो उसी को कहते हैं रिंड गॉल बाकी चेक वार्पेज और स्प्लिटिंग हमारे सीजनिंग के द्वारा होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट तो करेक्ट बताना है हमें रिगार्डिंग द following two statements labeled as assertion A and reason R with respect to characteristic feature of contour line तो कंटूर लाइन के रिस्पेक्ट में क्या सही है assertion कह रहा है ए सिंगल कंटूर कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू लाइन तो ये सही है सिंगल कंटूर स्प्लिट नहीं हो सकता है दो लाइन में इन नाइफ एज रेज और डिप्रेशन डज नॉट अकर इन नेचर तो ये भी सही है बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर तो पेयर मिलाना है इसमें क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा यूज ऑफ रिड्यूस्ड जिप्सम कंटेंट एज कंपेयर टू दैट यूज्ड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम की मात्रा कम किसमें होगी use of reduced C2S content as compared to that used in ordinary Portland cement C2S की वैल्यू कम रखी है अच्छा करेक्ट पेयर बताना है करेक्ट पेयर कौन सा है क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा यूज ऑफ रिड्यूस्ड जिप्सम जिप्सम की मात्रा कम करते हैं हम क्विक सेटिंग सीमेंट में सही बात है तो पहला करेक्ट है पहला पेयर सही है लो हीट सीमेंट में C2S रिड्यूस मात्रा में नहीं बल्कि C2S की मात्रा ज़्यादा होती है लो हीट सीमेंट में तो दूसरा पेयर हमारा इनकरेक्ट है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट सीमेंट विथ C3A कंटेंट नॉट मोर देन 5% तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट में भी ये सही बात है तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर है दूसरा इनकरेक्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर इसमें भी करेक्ट पेयर फाइंड करना है विस्कोसिटी टेस्ट तो ये सही है ये हमारा एफ्लक्स विस्कोमीटर या फिर विस्कोसिटी मीटर भी बोलते हैं सिंपल तो उसका डायग्राम है पहला सही है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए ये रिंग एंड बॉल टेस्ट ये भी सही पेयर है पेनिट्रेशन टेस्ट ये सही है और डक्टिलिटी टेस्ट ये भी सही है चारों सही है इसमें तो ऑल ऑफ 1 2 3
Calculate the theoretical weight of a steel bar of length 8 meter and dia 20 mm. Take density of steel as 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो वेट फाइंड करना है स्टील का. तो सिंपल इसमें फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बटे 162 mm पर मीटर लेंथ के लिए. डी स्क्वायर बटे 162 mm पर मीटर लेंथ के लिए. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. ये कह रहा है 8 मीटर लेंथ के लिए. 8 मीटर लेंथ के लिए तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें डी एम में होता है तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 862 इंटू 8. तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 162. तो 19.75. 19.75. तो ऑप्शन बी सही आंसर दिया है इसका. अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो तब उस केस में हम कैसे करेंगे. डेंसिटी हमें गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आता है तो उस केस में हम इससे करेंगे. डेंसिटी का होती है हमारी यानी कि रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी हमें गिवन है 7850. वेट मास हमें फाइंड करना है. वॉल्यूम वॉल्यूम रखेंगे हम एरिया इंटू लेंथ. तो पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर दैट इज 400 इंटू लेंथ है 8 मीटर. तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से सेम निकल के आएगी 19.72. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. assertion और रीजन. assertion है फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इंक्रीजेस along द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. तो ए ऑप्शन सही है. ये सही है. ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है हमारा P बाई W. सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं P बाई W. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन R. तो जैसे जैसे हम ट्रांजिशन कर्व पे आगे बढ़ेंगे तो R की वैल्यू बढ़ती जाती है. नहीं, R की वैल्यू कम होती जाती है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बढ़ता जाएगा. तो असर्शन सही है हमारा. इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट एन इंक्रीजिंग रेट विथ 0 एट द स्टार्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व. तो ये भी सही है. कैसे सही है देखते हैं. ये कह रहा है सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बढ़ता जाता है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक. ये हमारी रोड है. इसका जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम तो सुपर एलिवेशन इसमें अगर ये हमारा कर्व है, कर्व वाली रोड है, इसका क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे तो इसमें आउटर एज जो होता है वो रेज किया जाता है. तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा. ये हमारा आउटर साइड है. अगर ये बी पॉइंट है तो ये यहाँ पे बी पॉइंट और ये ए पॉइंट नीचे.
तो ए पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा जो आउटर एज है वो रेज है, रेज कर देते हैं उसको, ताकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए। ये कर्व वाली रोड इस तरीके से होगी हमारी। तो इस तरीके से हमारा हम आउटर पोर्शन को एकदम से रेज नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पे हम जीरो वैल्यू होती है और मैक्सिमम एट एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो दूसरा रीजन भी इसका सही है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 4। Which of the following type of canal is aligned roughly at right angle to the contour of the country? तो रिज राइट एंगल पर जो होता है हमारा वो साइड स्लोप कैनाल होता है। ठीक है। अगर कंटूर के एलोंग अगर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कंटूर कैनाल। कंटूर लाइन के एलोंग जो कैनाल बनाई जाती है उसे कंटूर कैनाल। और जो कंट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं रिज कैनाल। रिज कैनाल को ही हम वाटर सेट कैनाल भी बोलते हैं। ये कह रहा है कंटूर लाइन जो होती है उसके राइट एंगल पर, तो वो होती है हमारी साइड स्लोप कैनाल। इस पर कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वेलोसिटी इसमें मैक्सिमम होती है साइड स्लोप कैनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट पी क्यू pertaining to propagation of sound wave and select the most appropriate option with respect to the correctness of the statement। तो P कह रहा है साउंड प्रोपेगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज गवर्न बाय सेबिन्स फॉर्मूला। सेबिन फॉर्मूला से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इन एयर साउंड प्रोपेगेट्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव सही बात है, तो क्यू ओनली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉर्म वाटर इनलेट, तो पेयर मिलाना है इसमें। स्टॉर्म वाटर इनलेट प्रोवाइडेड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ टू सीवर, प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ सीवर। हेड ऑफ सीवर पे हम फ्लशिंग मेन हॉल प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डेब्रिस प्रेजेंट इन द स्टॉर्म वाटर इनटू सीवर। तो डेब्रिस जो होता है उसे कलेक्ट करते हैं हम कैच बेसिन में। स्टॉर्म वाटर ए प्रोवाइडेड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ टू सीवर। तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी। ऑप्शन 4। Consider the below statement with respect to cement concrete and identify the correct statement। पहला है, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। साइज भी इन्फ्लुएंस करता है और शेप भी इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी को। एज द वाटर सीमेंट रेशियो इन मेकिंग कंक्रीट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज होती है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और वर्केबिलिटी हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट विच इट इज क्योर्ड। तो तीसरा भी गलत है, क्योंकि मैच्योरिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। तो टाइम पर भी डिपेंड होता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। ये कह रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, तो ये गलत बात कही इसने। ओनली वन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सैचुरेटेड सॉइल द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू। सैचुरेटेड सॉइल में
जो इनिशियल कंसोलिडेशन होता है वो कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल के कारण होता है। अगर सैचुरेटेड बात नहीं कहता है यहाँ पे, तो उस केस में हमारा एक्सपल्सन ऑफ एयर इन वॉइड ये करेक्ट आंसर होता है। ये कह रहा है सैचुरेटेड सॉइल में इनिशियल कंसोलिडेशन जो होता है वो कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल में के कारण होता है। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू imposed फ्लोर load for different occupancies as specified in IS 875 पार्ट 2। तो ये वैल्यू अगर किसी को याद थी तो वो कर लेता पेपर में। तो पहले का डी बालकनी ऑफ ड्वेलिंग हाउस, ये है हमारा 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल रूम एंड किचन ऑफ ड्वेलिंग हाउस, दूसरे का 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डाइनिंग रूम कैफेटरीज एंड रेस्टोरेंट इन होटल हॉस्टल एंड बोर्डिंग हाउस 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑफिस रूम इन होटल हॉस्टल एंड बोर्डिंग हाउस 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Which of the following is a vehicle used in making paint? व्हीकल जो है हमारे व्हीकल होते हैं जिसमें हम बेस को मिक्स करते हैं। पेंट का कंस्टिट्यूएंट होता है बेस, व्हीकल, ड्रायर, पिगमेंट और सॉल्वेंट। तो जितने भी हमारे ऑयल होते हैं, लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल और नट ऑयल, ये होते हैं हमारे व्हीकल। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। एंटीमनी वाइट नहीं, एल्यूमिनियम पाउडर भी नहीं, जिंक वाइट भी नहीं। तो ऑयल वगैरह जो होते हैं हमारे वो व्हीकल होते हैं, जैसे कि लिंसीड ऑयल हो गया, हमारा पॉपी ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया। नेक्स्ट है फॉर ए स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड। तो एनर्जी कांस्टेंट होती है हमारी बर्नौली इक्वेशन कहता है ये बात। तो पेयर इसमें मिलाना है। कंपोनेंट ऑफ टर्नआउट इन ए रेलवे ट्रैक with those under list 2 detail of component. Tapered movable rail at its thicker end, it is attached to a running rail also known as switch rail। तो switch rail किसको भी कहते हैं हम? टंग रेल को हम switch rail भी कहते हैं। टंग रेल को हम switch rail भी कहते हैं। तो R का 1 हो गया। Pair of tongue and stalk rail which necessary connection and fitting, pair of tongue and stalk rail which is necessary connection and fitting, device introduced at the junction or where two rail cross each other to permit the wheel flange of a railway vehicle to pass from one track to another। तो क्रॉसिंग बता रहा है। नेक्स्ट है रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट्स, रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट्स, तो स्टॉक रेल। पी का 4, क्यू का 3, आर का 1, इसका 2। As specified in IS 2386 Part 4 1963, which of the following set of sieve are used to find the crushing value of coarse aggregate? तो क्रशिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सी सीव यूज करते हैं? कोर्स एग्रीगेट की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। इसमें हम 12.5 mm, जब हम एग्रीगेट को शुरुआत में जब हम लाते हैं तो 12.5 mm सीप से पास कराते हैं। जो इस सीप से पास हो जाते हैं उनसे और जो 10 mm सीप में रिटेन्ड हो जाते हैं, जो 12.5 mm सीप से पास हो जाते हैं और जो इसमें रिटेन हो जाते हैं, उनसे उन एग्रीगेट पर हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन पर उनको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम उन्हें 2.36 mm सीप से पास कराते हैं।
2.36 mm सीव से पास कराते हैं, फिर वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना परसेंट हमारा इससे पास हो रहा है, कितना इसमें रिटेन कर रहा है। उस हिसाब से हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं कोर्स एग्रीगेट की। ए हाइड्रोलिक जंप इज कैटेगराइज्ड एज एन ऑसिलेटिंग जंप। तो ऑसिलेटिंग जंप के लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू पूछ रहा है 2.5 टू 4.5। ये टेबल आपको पता होगी, लेस देन 1, 1 टू 1.7, 1.7 टू 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 और ग्रेटर देन 9। तो ये होता है हमारा नो जंप, ये होता है हमारा वीक जंप, ये होता है ऑसिलेटिंग जंप, और ये होता है हमारा स्टेडी जंप, नहीं, नो जंप, अंडुलर जंप। दूसरा होता है हमारा अंडुलर जंप, अंडुलर। पहला हमारा नो जंप, पहला वाला नो जंप। दूसरा होता है हमारा वीक जंप। तीसरा होता है हमारा ऑसिलेटिंग जंप, ऑसिलेटिंग जंप। तो ये 2.4 टू 4.5। नेक्स्ट होता है हमारा वीक जंप, नहीं, स्टडी जंप। नेक्स्ट होता है हमारा स्टडी जंप। और लास्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग जंप, या फिर इसे चॉपी जंप भी बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है the ratio of young modulus of elasticity of two material E1 to E2 is 2.5. Find the ratio of elongation in the two bar delta L delta L1 to delta L2 of these material if they are of the same length, same area, subjected to same force P। तो फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो E जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, डिफ्लेक्शन या फिर इलोंगेशन बोल लीजिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा इक्वल टू पी एल बटे ए ई। तो ई हमारा डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें रेशियो दिया है E1 बटे E2 2.5, तो डेल्टा 1 बटे डेल्टा 2 इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/2.5 हो जाएगा। ये वैल्यू जितना निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये निकल के आएगा हमारा 2/5 यानी कि 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a two-room building is shown in figure. Calculate the quantity of lime concrete foundation PCC. The width of PCC 1.1 meter is mentioned in figure. तो PCC में हमें क्वांटिटी निकालनी है लाइम कंक्रीट की, PCC। ये हमारा प्लान दिखाया है इसने, टू रूम है इसमें। ये वॉल का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। PCC हमारी ये है, लाइम कंक्रीट की PCC। तो इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट मीटर क्यूब में हमें फाइंड करना है। तो इसे मीटर में रखते हैं, 0.3 मीटर। विड्थ इसकी 1.1 मीटर। 1.1 मीटर इंटू लेंथ इसकी हमें निकालनी पड़ेगी। लेंथ फाइंड करते हैं। सेंटर वॉल मेथड अप्लाई, सेंट्रल लाइन मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। तो सेंट्रल लाइन मेथड से इसकी लेंथ निकालेंगे।
सिग्मा हॉरिजॉन्टल निकालेंगे सबसे पहले, फिर सिग्मा वर्टिकल निकालेंगे। सिग्मा हॉरिजॉन्टल यानी कि दो हॉरिजॉन्टल वॉल है हमारे पास, एक ये बॉल है, दूसरी ये बॉल है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.3 यहाँ पर आएगा। अब वॉल की थिकनेस है हमारी 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3, इसे मैं इधर करता हूँ, सिग्मा हॉरिजॉन्टल टाइम्स ऑफ वॉल की थिकनेस ये हमारी 0.3, इसके सेंटर लाइन में हम उसका हाफ लेंगे, यानी कि 0.3/2, और 0.3/2 यहाँ से भी आएगा, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा हमारा 0.3। सेंटर की ये डिस्टेंस है हमारी 4 मीटर। पहला हॉरिजॉन्टल दिया होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। 4 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल, तो +4 प्लस ये बॉल यानी कि 0.3 प्लस इस रूम की लेंथ यानी कि 6 प्लस ये हमने शुरुआत में ही ऐड कर लिया है, तो ये निकल के आ रहा है 10.6 इंटू, यानी कि 21.2 निकल के आ रहा है इतना मीटर। नेक्स्ट वर्टिकल वॉल की लेंथ निकालेंगे, 1 और 3 वर्टिकल लाइन है हमारे पास, तो 3 टाइम्स ऑफ 0.3 यहाँ से जुड़ेगा, 0.3/2 यहाँ से जुड़ेगा, 0.3/2 यहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि सेंटर लाइन में हम सेंटर से मेजर करते हैं ना, इस तरीके से सेंटर लाइन यहाँ से भी आएगी, सेंटर लाइन यहाँ से भी आएगी, तो वॉल की थिकनेस का हाफ ऐड होगा, यानी कि इधर से भी हाफ और इधर से भी हाफ, तो पूरी वॉल की थिकनेस यानी कि 0.3 टोटल ऐड होगा, प्लस वॉल की ये ये लेंथ है हमारी 6 मीटर, 6 मीटर, तो ये निकल के आएगा 6.3 इंटू 3, दैट इज 18.9 मीटर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सिग्मा हॉरिजॉन्टल और सिग्मा वर्टिकल, तो ये ऐड होके आएगा 9 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, 2 3 40.1, 40.1, 40.1। अब इसमें डिडक्शन अप्लाई करेंगे, इसमें डिडक्शन अप्लाई करेंगे, 40.1 में डिडक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जंक्शन मिल रहे हैं, एक टी जंक्शन यहाँ पे मिल रहा है, एक टी जंक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो टी जंक्शन के लिए हम विड्थ बाय 2 डिडक्शन अप्लाई करते हैं। विड्थ हमें गिवन है 1.1, 1.1 डायग्राम में शो है ये, और क्वेश्चन में भी गिवन है 1.1, तो 40.1 माइनस 2 टी जंक्शन थे, तो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का हाफ, यानी कि 1.1 का हाफ, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 39, ये वैल्यू निकल के आएगी 39। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई लेंथ की, ये है लेंथ, तो इसे यहाँ पुट करेंगे 39, ये सॉल्व करके आएगा हमारा 39 इंटू 1.1 इंटू 0.3, तो ये वैल्यू आ रही है 12.87, 12.87, दैट इज ऑप्शन 3। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओवरहैंगिंग बीम
CADBF is shown in figure below. Calculate the sum of bending moment value at A and B. तो A पॉइंट हमारा यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट पर हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को ऐड करके बताना है। तो A पॉइंट पर पहले फाइंड करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट A, तो MA लिखता हूँ मैं इसे MA। इधर से निकालो या फिर इधर से निकालो, दोनों एक ही वैल्यू आएगी। इधर से निकालेंगे क्योंकि ये छोटा सेक्शन है, तो इधर से निकालते हैं 9 किलो न्यूटन पर मीटर। ये पर मीटर लेंथ, यानी कि हम सिर्फ इतने का निकालेंगे, इंटू 1.5 करेंगे, इंटू इसका हाफ 1.5 का हाफ, और कोई लोड नहीं है, सिर्फ एक ही लोड था यहाँ पे 9 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 9 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 10 पॉइंट 10.125। 10.125। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बी, ऐसी बी पर भी फाइंड करेंगे। बी पॉइंट ये हमारा, तो इधर से फाइंड करेंगे। इधर लोड है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर है इंटू 1.5 इंटू हाफ यहाँ तक, तो 1.5 का हाफ, तो ये निकल के आएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.7, 3.375। इन दोनों को ऐड करेगा 10.125 प्लस 10.125, 13.5। तो ये है ऑप्शन बी 13.5। इन दोनों को ऐड किया, मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके आया 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज क्लासिफाइड एज इग्नियस रॉक। तो कौन सी इग्नियस रॉक है हमारी? साइनाइट इग्नियस रॉक है। मार्बल हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, कंकर कोई रॉक नहीं होती है, लाइमस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, साइनाइट इग्नियस रॉक है। Which of the following constant factor relates stress in the steel linearly with stress in adjoining concrete? तो कौन सा फैक्टर होता है जो रिलेट करता है स्ट्रेस इन स्टील को स्ट्रेस इन एडजॉइनिंग कंक्रीट का? तो मॉड्यूलर रेशियो इसका सही आंसर है। हम फॉर्मूला देखते हैं, एफ एस इक्वल टू एम एफ सी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम पढ़ते हैं, ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, नीचे हमारी स्टील बार्स लगी हैं, तो स्टील बार्स पर जो स्ट्रेस आ रहा है उसे एफ एस मान लेते हैं। तो इसे कंक्रीट के इक्विवेलेंट मानने के लिए हम फैक्टर एम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन इस तरीके से हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये तो उसमें स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है एम इंटू एफ सी, इस तरीके से लिखते हैं हम।
Consider the following statement with respect to effect of air pollutant on human health and identify the incorrect statement. Nitrogen dioxide irritates the lung and can cause bronchitis and pneumonia. तो इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा भी है नाइट्रोजन नाइट्रेट से होता है हमारा नाइट्राइट से होता है हमारा एक्यूट ब्रोनकाइटिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज कैंसर एंड म्यूटेशन एंड इट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। गलत है। Inhalation of carbon monoxide leads to the reduction in the amount of oxygen delivered to the organ and tissue। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई कर देता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति जो होती है हीमोग्लोबिन की ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो वो इसकी सप्लाई कर देता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। इनहेलेशन ऑफ लेड कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट S1 S2 about centrifugal pump and select the most appropriate option with respect to correctness of the statement. The operation of pump connected in series more than one impeller in the same shaft increase the flow rate। बिल्कुल गलत बात है। जब सीरीज में जब हम पंप को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो डिस्चार्ज इसमें सेम होता है। डिस्चार्ज सेम होता है, हेड डिफरेंट होता है। डिस्चार्ज सेम होता है, हेड डिफरेंट होता है। द ऑपरेशन पंप कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पंप पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, अलाउ द हेड टू इंक्रीज, हेड इसमें इंक्रीज होता है। ये भी गलत बात है। इसमें डिस्चार्ज ऐड होता है। डिस्चार्ज एज होता है, हेड सभी में सेम रहता है। इसमें हेड हेड ऐड होता है सीरीज वाले में, और पैरेलल वाले में हमारा डिस्चार्ज ऐड होता है। तो दोनों ऑप्शन इसके फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी क्यू आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन वैल्यूज फ्रॉम द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ ए सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज गिवन इन द टेबल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पी स्टेटमेंट है द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 15। टाइम इंटरवल 0 to 15 is more than the intensity of rainfall during the time interval 60 to 75। ये है 60 to 75, इनके बीच इंटेंसिटी कह रहा है जो है वो ज़्यादा है। देखते हैं किस में इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल डिफरेंस देखते हैं पहले इनका। 0 to 15, 15 to 30, सभी में 15 का डिफरेंस है। यानी कि जीरो जब 0 मिनट में 0 mm रेनफॉल हुई, 15 मिनट के बाद 6 mm रेनफॉल हुई, तो इंटेंसिटी निकल के आएगी इंटेंसिटी 1 6 mm पर 15 आवर। नेक्स्ट है 60 और 75 के बीच में कितनी इंटेंसिटी निकल के आती है, देखते हैं। I2 इक्वल टू 30, जब 60 मिनट में 30 रेनफॉल थी 30 mm, 75 mm में 35, तो डिफरेंस इनका 5 mm पर 15 आवर। टाइम तो सेम है 15 आवर। तो किस केस में ज़्यादा रेनफॉल है? पहले केस में। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, तो ये कह रहा है रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 15 इज मोर देन, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 0 to 15 में मोर है। ये पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पी करेक्ट है इसका। देयर इज नो रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 30 to 45। 30 में 30 मिनट में 15 mm रेनफॉल थी, 45 मिनट में भी 15 रेनफॉल थी 15 mm। इसका मतलब इनके बीच में कोई रेनफॉल ही नहीं हुई। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बोथ पी एंड क्यू इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कंस्ट्रक्टेड ए वेयर हाउस एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड
द वेयर हाउस विल बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद ऑब्सोलेट हो जाएगा. फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एनुअली डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेस. तो ये पूछ रहा है हमें सिंकिंग फंड का वैल्यू पूछ रहा है. सिंकिंग फंड तो फॉर्मूला होता है सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड एस इक्वल टू एस इंटू सिंकिंग फंड को लिख लेता हूँ मैं एस, स्मॉल एस लिख लेता हूँ. एस इंटू आई बटे 1 + i⁻n -1, ये फॉर्मूला होता है. तो एस इसमें होता है जो हमारी वैल्यू होती है स्क्रैप. इस एस होती है हमारी सिंकिंग, क्या करें, सिंकिंग फंड. एस हम निकालेंगे इसमें कितना आएगा, 4 लाख में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे. तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, 10%. इसका 10%, 4 लाख का 10% यानी कि 4 लाख में से इसका 10% माइनस करेंगे. ठीक है, इसका 10% निकल के आएगा 40,000. तो 4 लाख में से 40,000 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 36 लाख. 3,60,000. ठीक है, 3,60,000 निकल के आएगा ये. एस की वैल्यू 3,60,000 निकल के आई. तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अब इसको. एस इक्वल टू 3,60,000 इंटू आई. आई की वैल्यू हमें दी है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1 + आई की वैल्यू 5 की पावर एन. एन दिया हमें 10 ईयर -1. तो ये वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 3,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 -1. तो ये आ रहा है 0.029. 0.029 गलत हो गया कहीं पे. एस आई बटे 1 + आई की पावर n-1. एस की वैल्यू 3,60,000 इंटू 5 बटे 1 + आई. आई की वैल्यू 0.05 पुट करेंगे. 0.05 5% है, इसका मतलब 0.05, 0.05 पुट करेंगे. तो 3,60,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 10 -1. तो ये निकल रहा है 28,62,1, 28,621. तो इसके नियरेस्ट है ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इसके नियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजाइन ऑफ ए टू वे स्लैब द फ्लेक्सुरल
reinforcement required in a shorter span is found to be 200 mm square per meter. Calculate the required spacing if steel bar of dia 8 mm are to be used. Ignore the spacing of reinforcement based on the criteria and calculate only based on the given reinforcement. If the design of a two-way slab, the flexural reinforcement required in a shorter span is found to 200 mm square per meter. Calculate the required spacing if steel bar of dia 8 mm are to be used. स्पेसिंग फाइंड करनी है हमें, ठीक है, स्पेसिंग फाइंड करनी हुई है और टू वे स्लैब है, स्पेसिंग फाइंड करनी है। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डाया का स्क्वायर बटे AST एरिया ऑफ स्टील इंटू 1000 इंटू 1000। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं π/4 इंटू डाया, डाया हमें गिवन है 8 mm, 8 mm यानी कि 64,000 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू AST की वैल्यू हो जाएगी, AST हमें गिवन है 200 mm स्क्वायर पर मीटर। तो ये वैल्यू निकल के आएगी पाई इंटू 64,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 200, 251.32, 251.32। इसे जब सॉल्व करेंगे आप 251.32 निकल के आएगा। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर। तो कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, 2500 मीटर हमें डिस्टेंस दी है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 0.0673 डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जहां पर डी किलोमीटर में होता है। तो 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल के आएगा 625 इंटू 0.0673। तो ये सॉल्व करके आएगा 0.0673 मल्टीप्लाई बाई 6.25, 0.4206, 0.4206 ऑप्शन 3। कर्वेचर करेक्शन होता है हमारा 0.0785, 0.0785 डी स्क्वायर या फिर माइनस का डी स्क्वायर बटे 2r, ये वैल्यू होती है माइनस में। कर्वेचर करेक्शन हमारा माइनस में, रिफ्रैक्शन करेक्शन की वैल्यू होती है 0.01122 डी स्क्वायर। तो कंबाइंड करेक्शन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, CC प्लस CR को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का 0.0673 डी स्क्वायर। तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो इससे निकाल भी सकता है। In case of slenderness limit according to IS 456/2000, the ratio of unsupported length L to the least lateral dimension of column should not exceed a value of, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Study the following pair PQRS with respect to GPS receiver used in GPS survey and select the correct answer based on the matching. GPS receiver ये है L band ratio processor, self-contained GPS receiver also known as GPS mic, ये गलत आंसर है। dual frequency receiver survey grade GPS, position accuracy according to differential correction within sub
सेंटीमीटर। Carrier face receiver, GPS receiver with 10 to 30 सेंटीमीटर पोजीशन एक्यूरेसी विद डिफरेंशियल करेक्शन। तो ये भी सही पेयर है, PQR PRS ओनली। मैथ लिस्ट वन टाइप ऑफ कैनाल, a detail pertaining to different type of canal, aligned roughly at right angle to the contour of area, neither on a watershed nor valley, does not intercept any cross drainage, किसी क्रॉस ड्रेनेज को इंटरसेप्ट नहीं करता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का, तो ये तो हो जाएगा हमारा साइड स्लोप कैनाल हो जाएगा ये हमारा। A draw supplies from a river when there is high stage in river, not provided with headwork for diversion for river water to canal। तो ये रिच कैनाल की बात कर रहा है। नहीं, draw supplies from a river when there is high stage in river, not provided with headwork for diversion of river water to canal, aligned along a watershed, can command area on both bank of canal, बोथ साइड। जो कमांड कौन करती है, रिच कैनाल सिर्फ एक ही कैनाल है जो बोथ साइड कमांड, बोथ साइड इरिगेशन जो कर सकती है। तो 3 हो जाएगा हमारा पी का। अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, इरिगेशन पॉसिबल ऑन वन साइड ऑफ द कैनाल ओनली, सिर्फ वन साइड इरिगेशन पॉसिबल होता है कंटूर कैनाल में। तो क्यू का हमारा 4 बचा हमारा एस, तो एस का हो जाएगा 2, एस का 2 हो जाएगा। P का 3, Q का 4, R का 1, S का 2। As per IS 800 2007, what is maximum slenderness ratio for tension member? एग्जाम्पल टाई इन रूफ ट्रस, तो टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज 350। तो ये वैल्यू आपको पता होगा। सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, तो वैल्यू 400, 350। ये टेबल आपको याद होगी। टेंशन मेंबर की जब हम बात करते हैं और कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। टेंशन मेंबर के केस में 400, 350 और 180। ये 180, 250, 250 और 300। तो ये जो होता है हमारा, ये जो होता है जब हमारा विंड या फिर earthquake लोड जब हम कंसीडर करते हैं, उस केस में हमारा टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 350 होती है। जब विंड और अर्थक्वेक लोड कंसीडर करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हमारा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 250 होती है। प्योर टेंशन मेंबर अगर है तो उस केस में 400 स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट होती है। प्योर कंप्रेशन मेंबर के केस में 180 होती है। और जब विंड और अर्थक्वेक लोड कंसीडर नहीं करते हैं तो टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट 180 लेते हैं। 350 होता है हमारा कंप्रेशन मेंबर का जब लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कंसिडर होता है। ठीक है, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के केस में 350। नहीं, 350 नहीं होता है, ये होता है 300। ये वैल्यू होती है 300। ठीक है, अब सही है। 400, 350, 180, 180, 250, 300, ये सही है। सेलेक्ट द एयर पोल्यूटेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। कौन हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है? ओजोन होता है, होलोजन नहीं, हेलोजन नहीं होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी होता है।
ठीक है, हेलोजन नहीं होता है। लिस्ट वन मेंबर यूज्ड फॉर और नेम ऑफ मेंबर, तो पेयर मिलाना है। मेंबर सपोर्टिंग रूफ इन बिल्डिंग, जो रूफ को सपोर्ट करता है। टेंशन मेंबर इन ए रूफ ट्रस, एक ही होता है टाई। ठीक है, टेंशन मेंबर को टाई बोलते हैं। कंप्रेशन मेंबर को स्ट्रट बोलते हैं। कंप्रेशन मेंबर इन क्रेन को बूम बोलते हैं। पी बच्चा तो इसे बोलते हैं जॉइस्ट। पी का 4, क्यू का 1, पी का 4, क्यू का 1, आर का 3, एस का 2। कैलकुलेट द स्लोप एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। हाँ, तो फ्री एंड इसका ये है, फ्री एंड पे हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला होता है हमारा WL क्यूब अपॉन WL³ अपॉन 24 EI। ये होता है हमारा स्लोप के लिए। और WL की पावर 4/30 EI, ये होता है हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू। ये हमें पूछ रहा है स्लोप, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लोड हमें दिया है 0 kN/20, तो लोड हम पुट करेंगे 20। लेंथ गिवन है 5 मीटर, तो उसका क्यूब 5 का क्यूब यानी कि 125 बटे 24 EI। ऐसे EI को कुछ नहीं करना है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20 × 125 डिवाइडेड बाई 24। 104.16, 104.16 तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, स्टेटमेंट ए कह रहा है वाटर लॉगिंग इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। नहीं, वाटर लॉगिंग के कारण हमारा सॉइल टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो बैक्टीरिया के लिविंग के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज। वाटर लॉगिंग लीड्स टू ग्रोथ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा। वाइल्ड फ्लोरा जो होते हैं, फ्लोरा मतलब वनस्पति, फोना मतलब एनिमल, तो फ्लोरा की ग्रोथ, हाँ, तो उसको लीड करेगा, फ्लोरा उत्पन्न हो जाएंगे वहां पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। Study the given statement S1 S2 pertaining to the permeability of soil and select the most appropriate. With respect to the correctness of the statement, S1 है coefficient of permeability यानी कि K of a soil is directly proportional to the square of particle size। तो ये सही है, ये तो हमारा फॉर्मूला ही होता है। K का फॉर्मूला होता है C/D10 का स्क्वायर इंटू E³/1 + E। ये भी फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है γW, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर बटे विस्कोसिटी, म्यू। ठीक है, ये म्यू है, γW/μ E³/1 + E। C/D10 का स्क्वायर, जहाँ D10 है हमारा इफेक्टिव साइज, तो ये कह रहा है पार्टिकल साइज के डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है परमिबिलिटी ऑफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। नहीं, ये सही नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। ये कह रहा है परमिबिलिटी ऑफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं होती है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में, फुली सैचुरेटेड सॉइल से कम हमारी परमेबिलिटी होती है। ये हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ये फुली सैचुरेटेड सॉइल है।
फुली सैचुरेटेड के केस में नो वॉइड होगा, ठीक है, नो एयर वॉइड होगा। यहाँ नो एयर है, एयर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। और पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, पार्सली सैचुरेटेड में एयर प्रेजेंट होगी। तो जो हमारी जो परमेबिलिटी है, यानी कि वाटर इससे पास अगर होगा तो ये एयर जो बीच में इंट्रैप्ट एयर या फिर इंट्रेंट एयर जो भी होगी इसमें, वो इंट्रैप्ट करेगी वाटर को इससे पास होने में, ठीक है, वाटर को इससे पास होने में ये एयर इंट्रैप्ट करेगा, तो इसकी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में नो एयर है तो कोई रिकावट नहीं है, तो इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है फुली सैचुरेटेड सॉइल की। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी इसका फॉल्स है और स्टेटमेंट वन इसका ट्रू है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, करेक्ट पेयर मैच करना है। रैपिड क्यूरिंग जो होता है केरोसिन नहीं होता है, ठीक है। मीडियम क्यूरिंग एमसी, कटबैक, नेप्था और गैसोलीन। नेप्था और गैसोलीन हमारे रैपिड क्यूरिंग आरसी होते हैं, ये आरसी होते हैं। केरोसिन हमारा मीडियम क्यूरिंग होता है। तो वन और टू इनकरेक्ट हो गए। स्लो क्यूरिंग हमारा कटबैक, स्लो क्यूरिंग कटबैक जो है हमारा लाइट ऑयल, ये सही है। कटबैक के टाइप होते हैं कटबैक बिटुमिन, ठीक है, कटबैक बिटुमिन के टाइप होते हैं। रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग, इसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्यूरिंग के बेसिस पे। तो ऑप्शन थ्री ओनली इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पार्टिकल बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। With respect to the maximum thickness of particle board, statement A, as per IS 3129/1985, the maximum thickness of a low density particle board shall be 50 mm. ये सही है। Statement B, as per IS the maximum thickness of insulation particle board, ठीक है, ये लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड था, ये इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड है, shall be 40 mm, नहीं ये होता है 50 mm। तो स्टेटमेंट ए इसका करेक्ट है, स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्ड मेड बिटवीन टू प्लेट, तो ये दिख रहा है हमें ग्रूव वेल्ड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, पार्ट 2 आएगा इसका। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 50 और हैं, ठीक है। मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं 300 नंबर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।